हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज लास्ट लेक्चर में देने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसे हम सॉलिड कह रहे हैं, सॉलिड पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें सबसे पहले एक टॉपिक है जिसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइजन्स रेशियो, इसे इंडिकेट हम लोग सिग्मा से करते हैं। तो कोई पूछता है कि पॉइजन्स रेशियो क्या है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, तो उसे आप बताना कि ये दो स्ट्रेन का रेशियो होता है। इसमें एक स्ट्रेन तो आपका लेटरल हो गया और दूसरा स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो ये दो स्ट्रेन का रेशियो होता है। इसमें एक तो हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पर ये जो दोनों स्ट्रेन हैं, इनके रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। याद रखना बेटा इस बात को। तो लेटरल स्ट्रेन की बात कर दे अगर हम, तो क्या आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें बेटा, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो इस चैप्टर में ये जो रेशियो बनता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच का, इसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। आई मीन टू से कि पॉइजन्स रेशियो जो है वो बेटा रेशियो होता है दो स्ट्रेन का। उसमें एक स्ट्रेन तो तुम्हारा लेटरल स्ट्रेन है और दूसरा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर बात आती है इलास्टिक एनर्जी। सॉरी, वो पूछता है आपसे व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी किसे कहते हैं? तो कहा जाता है एन इलास्टिक बॉडी डिफॉर्म, जब कोई भी इलास्टिक बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, इसका शेप बिगड़ जाता है, बाय व्हाट, डिफॉर्मिंग, देन जो वर्क डन करना पड़ता है बॉडी को डिफॉर्म करने में, उसको शेप बिगाड़ने में, कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। तो क्या कहा गया, जब आप किसी भी बॉडी को, कोई भी इलास्टिक बॉडी का जब आप शेप डिफॉर्म करते हो तो एक वर्क करना पड़ता है। व्हेन यू चेंज समथिंग यू हैव टू डू वर्क। तो जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क, उसी वर्क जब हो जाता है तो एनर्जी बन जाती है। और जब एनर्जी जब वापस फिर अपनी पोजीशन में आने लगेगा तो वही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होने लगेगी। जब आप डिफॉर्म कर रहे हो तो वर्क धीरे 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 एनर्जी में जा रही है, और जब आप डिफॉर्म से वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में वो बॉडी आएगा तो वही एनर्जी धीरे धीरे वर्क में बदलने लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्क ही एनर्जी बन जाता है। और इस एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना बेटा, जिसे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू फोर्स और इंटू डेल्टा। याद रखना, यस, सॉरी, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा। फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटू डेल्टा एल जो डिफॉर्म हुआ, चेंज इन लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है हर वो इलास्टिक बॉडी के पास जो डिफॉर्म हो जाती है, अपने शेप को बदल देती है, तो एक एनर्जी उसके अंदर कंजर्व होती है, दैट इज कॉल्ड हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। और जब वो वापस अपनी जगह पे आने लगेगा तो यही एनर्जी फिर वर्क में बदलने लगती है। अब इसको मैं एक नए फॉर्म में भी बना सकता हूं। इधर फॉर्मूला है ही आपके पास, इसको मैं एक नए फॉर्म में भी कर सकता हूं। अगर आप बोलोगे तो कर देते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब एक काम करते हैं, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल। अब आप समझदार हो, समझ गए होगे मैंने क्या किया। मैंने किया ये कि एरिया इंटू लेंथ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया इंटू लेंथ से नीचे डिवाइड कर दिया।
मैं ऐसा कर सकता हूं, आप मना नहीं कर सकते, मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो अब यहां पर एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया, हाफ फोर्स अपॉन एरिया को आप जानते हो स्ट्रेस, डेल्टा एल बाई एल को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम। यस, इस फॉर्मूले को हम एक नया रूप भी दे सकते हैं, एक नया फॉर्म भी दे सकते हैं। वो क्या क्या दे दिया मैंने इस एनर्जी का, इलास्टिक एनर्जी का एक नया फॉर्म मैंने क्या दे दिया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो दोनों फॉर्मूले चलते हैं इलास्टिक एनर्जी के, डिपेंड करता है कि हमें जरूरत कैसी है। तो हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल भी होता है बेटा, और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ये भी होता है एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। अब यहां से एक नई बात भी देखने को मेरे को मिल रही है कि मैं बोलूं इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में, बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी स्टोर। तो बोलोगे सर वॉल्यूम नीचे डाल रहे हो आप, कोई बात नहीं, वॉल्यूम इधर डाल दो आप, तो उधर क्या बच जाएगा, बच जाएगा उधर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, तो ये फॉर्मूला ये भी है, बट ये किसका है, एनर्जी पर यूनिट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखो, ये सारी चीजों देख रहे हो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूला बेटा इलास्टिक एनर्जी के, सारे के सारे फॉर्मूले इलास्टिक एनर्जी के। याद रखना ये एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर, जब बॉडी डिफॉर्म होती है, अपने पोजीशन से डिफॉर्म होती है, तब ये बॉडी स्टोर होती है, तब ये एनर्जी स्टोर होती है, याद रखना। अब यहां पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं ना बेटा। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, जैसे मान लो इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराते हैं, आपको दिख रहा है पॉइजन रेशियो, ये सब तो आपको दिखाई दे रहा है, इलास्टिक एनर्जी भी समझ में आ गया होगा, पॉइजन रेशियो भी समझ में आ गया होगा। ये इसको मैं हटा देता हूं ऊपर का पोर्शन, अब आप देखना मेरी बात को। जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूं इस फॉर्मूले पे, एग्जांपल ये आया, स्ट्रेस वाज गिवन 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस वाज आल्सो गिवन 2 into 10 to the power 5 वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, पूछा है कि व्हाट इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर, व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी बॉडी में इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक एनर्जी जो स्टोर हुई है डिफॉर्म होने पे पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना स्टोर हुई है। तो बोलोगे सर फॉर्मूला आपके पास है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस। कमी किसकी है सर, स्ट्रेस तो आपने दे रखा है, कमी है स्ट्रेन की, स्ट्रेन नहीं पता तो बोलोगे सर हम 2 मिनट में स्ट्रेन निकाल सकते हैं। आपने हमें पढ़ाया था कि कोई भी मॉडुलस होता क्या है, चाहे यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, होता वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर अब यहां से आप स्ट्रेन निकाल सकते हो, कैसे, यहां से स्ट्रेन कितना हो गया बेटा, यहां से स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस अपॉन वाई, क्या है स्ट्रेस देख लो आप, 2 into 10 the power 5, स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस लिखना था ना मैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू देखना बेटा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस कितना है बेटा 2 into 10 to the power 5, तो 1 से 1 कट गया 10, ये जाके ऊपर बन गया 10 to the power -4, ओके, ये बन गया स्ट्रेन। अब आपको एनर्जी निकालनी है, रख दो आप हाफ स्ट्रेस 20 स्ट्रेन 10 to the power -4, आंसर आ गया 10 to the power -3 जूल। यस, दिस इज योर एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो, स्ट्रेस दिया हुआ था।
यंग्स मॉडुलस दे रखा था, सबसे पहले स्ट्रेन निकाल लेंगे और स्ट्रेन निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेन निकालने के बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसमें से स्ट्रेस तो पता था, स्ट्रेन नहीं पता, तो स्ट्रेन हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से निकाल देंगे और रखकर फिर एनर्जी निकाल। जस्ट सिंपल और बहुत अच्छा सवाल था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चे, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, ध्यान से सुनना, टॉपिक का नाम है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ? अब हम इसमें आते हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझना। कहा यह जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में कि ये एक ग्राफ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। दिस इज योर स्ट्रेस एंड दिस इज योर स्ट्रेन। ये ग्राफ का शेप मैं पहले बना दूं, फिर मैं शेप समझाऊंगा आपको। तब मैं आपको शेप समझ बना देता हूं, फिर मैं आपको शेप समझा दूंगा क्या क्या हुआ है यहां पर। देखो, इस ग्राफ को समझना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ बना कैसे। तो इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले बंदे ने क्या किया, बंदे ने ये किया कि स्ट्रेस को चेंज किया, लगातार स्ट्रेस चेंज करते गए। किसके ऊपर? एक ऐसी बॉडी के पास जिसके पास इलास्टिक प्लास्टिक नेचर सब है। ना तो ये प्योर इलास्टिक था वो बॉडी, ना तो ये बॉडी प्योर प्लास्टिक था। इस ग्राफ में उसी बॉडी को ऑब्जर्व किया गया, उसी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया गया ग्राफ बनाने के लिए जिसके पास इलास्टिक नेचर भी है और प्लास्टिक नेचर भी है, दोनों है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, 4 पॉइंट याद कराऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, उस बंदे ने ये ऑब्जर्व किया कि जितना ज्यादा वो स्ट्रेस लगाते थे उतना ही स्ट्रेन आता था। मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टार्टिंग में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया ऐसा है कि अगर हम 5% स्ट्रेस हम बढ़ा देंगे तो स्ट्रेन भी 5% आ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर हम 5% स्ट्रेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, एक बॉडी है और इस पे आप एक मास लटका दे हो, तो ये जो फोर्स है इसका mg, ये तुम्हारा स्ट्रेस हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स अपॉन एरिया, यहीं से स्ट्रेस मिलेगा, और जो शेप में चेंज आ रहा है वो स्ट्रेन को डिफाइन करेगा। तो क्या बताया गया, ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि हम जितना स्ट्रेस बढ़ाते थे, हम जितना स्ट्रेस एक्स्ट्रा करते थे, स्ट्रेन भी उतना ही एक्स्ट्रा आ जाता था। इट मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टार्टिंग में एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ओके, और ये भी ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में उस मटेरियल के साथ ये भी होता है कि जब हम स्ट्रेस हटा देते हैं, जब लोड हटा देते हैं, तो वो जो डिफॉर्मिंग पोजीशन था उसके बाद फिर अपने एक्चुअल पोजीशन में भी चला जा रहा है। आई मीन टू से कि हुक्स लॉ तो है ही है, साथ साथ इलास्टिसिटी भी फॉलो हो रही है, पूरी तरह से उसके पास इलास्टिसिटी मौजूद है। तो स्टार्टिंग में क्या है, हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मटेरियल के अंदर, और दूसरी बात स्ट्रेस हटाने के बाद वो बॉडी अपने एक्चुअल पोजीशन में भी चली जा रही है। इसका मतलब हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है और इलास्टिसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस चीज को हमने ग्राफ OA से दिखाया है, O से लेकर A तक एकदम स्ट्रेट लाइन O to A। यस, और बॉडी प्योर तरह से प्योर इलास्टिक है, प्योर इलास्टिक नेचर में है। अभी बॉडी इलास्टिक नेचर में है, जिसको हमने O से लेकर A तक दिखाया है, O से लेकर A तक दिखाया, स्ट्रेट लाइन से दिखाया। इस कहानी को हमने स्ट्रेट लाइन में दिखाया है, यानी इन द बिगिनिंग द बॉडी इज फॉलोइंग हुक्स लॉ एज वेल एज द बॉडी हैज इलास्टिसिटी, इट मींस द बॉडी इज प्योर इलास्टिक। नाउ अभी तक इसको हमने OA से दिखाया, राइट। फिर ये ऑब्जर्व किया गया, कुछ देर के बाद ये कहानी चलती रही। कुछ देर के बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि
अचानक ये हमें कुछ देर के बाद देखने में लगा, हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे लगातार और हम रीडिंग ले रहे थे, अचानक हमें ये देखने को मिला कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। आई मीन टू से कि अगर हमने स्ट्रेस लोड 10% और बढ़ा दिया तो इधर स्ट्रेन बढ़ा जरूर, चेंज जरूर हुआ, लेकिन 10% नहीं हुआ, 4%, 5% ऐसा कुछ हुआ। आई मीन टू से कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये डायरेक्टली वाला रिलेशन अब खत्म हो जाता है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाता। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, लोड हटाने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ रहा था, अभी भी आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी है, बट हुक्स लॉ काम करना बंद हो गया, ये रिलेशन खत्म हो गया। तो कुछ देर के बाद ये ऑब्जर्वेशन आया कि हुक्स लॉ काम करना बंद कर दिया, बट इलास्टिसिटी अभी भी है। यस, यानी बॉडी अभी भी पूरी तरह से इलास्टिक नेचर में है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रिलेशन हट जाएगा तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। अब देखो, इसको कर्व में दिखा दिया गया, ऐसे कर्व में। इस कहानी को ए से बी, ए बी से दिखाया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में मटेरियल के पास रिलेशन भी है डायरेक्टली वाला, हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है और इलास्टिसिटी भी है, उस जिसको हमने दिखाया स्ट्रेट लाइन से। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है बेटा, कुछ देर के बाद ये होता है बच्चों कि हुक्स लॉ काम करना बंद कर देता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डायरेक्टली का रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है, वो बंद हो जाता है, लेकिन इलास्टिसिटी अभी भी रहती है, बॉडी अभी भी अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। इसको हमने ए बी से दिखाया है। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ना, कर्व जब डायरेक्टली नहीं रहे तो अब तो कर्व नहीं दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब एक बात देखो, यहां पर ए पर से हुक्स लॉ काम करना बंद हो गया, तो ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यस, क्योंकि यहां पर आकर हुक्स लॉ ने काम करना बंद कर दिया, तो इस ए पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन इलास्टिसिटी बी तक है, यहां से भी वापस आ सकता है। इलास्टिसिटी रहने का क्या मतलब होता है, बॉडी के पास इलास्टिसिटी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, सुनो ध्यान से, कि अगर हम स्ट्रेस को जीरो कर दें तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। ये होता है इलास्टिसिटी का मतलब, कि अगर लोड हटा दें तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी तक ये चीज फॉलो हो रहा है, कहां तक? बी तक। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, 2 पॉइंट तो हो गए। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब हम जब लोड हटाते थे तो बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाती कुछ देर के बाद। यानी कुछ देर के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बेटा, कुछ देर के बाद, थर्ड में ही ऑब्जर्व किया कि अब क्या हुआ कि जब हम स्ट्रेस को जीरो करते थे, जब हम स्ट्रेस को जीरो करते थे तो स्ट्रेन जीरो नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब लोड हटाने के बाद स्ट्रेन रहने का रह गया, डिफॉर्मिंग ही पोजीशन में बॉडी रह गई, वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाई। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपकी बॉडी है वो जो पहले इलास्टिक नेचर में थी, अब वो बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक नेचर में चली गई। अब थर्ड पॉइंट में बॉडी कौन से नेचर में चली गई? प्लास्टिक नेचर। इट मीन बी के बाद अब बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली गई है। मतलब बी के बाद कहीं पर भी, मान लो सी पर हम ऐसे आए, वापस आए, ऐसे आए, हम ऐसे आने का मतलब हमने कोशिश किया कि भैया ग्राफ को रिवर्स यहां तक पहुंचा दे, नहीं पहुंच पाएगा, बी तक तो पहुंच जाएगा। ऐसे रिवर्स आने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन भी जीरो। लेकिन बी के बाद किसी भी पॉइंट से, सी से या कहीं पर भी एक पॉइंट से हम सोचें कि हम ग्राफ को यू रिवर्स कर दें, मतलब स्ट्रेस जीरो करके स्ट्रेन भी जीरो कर दें, अब पॉसिबल नहीं है। बी के बाद पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली गई है। तो हम जब यू आना चाहेंगे नहीं आएंगे, हम आना चाहेंगे, हम सोचेंगे स्ट्रेस को जीरो कर दें, हम स्ट्रेन पे पहुंच जाएं, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, बट स्ट्रेन इतना रह जाएगा, ये ओ से ओ डैश इतना स्ट्रेन आपको मिलेगा क्योंकि बॉडी प्लास्टिक नेचर में है। स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, आप यू रिवर्स नहीं हो सकते, आप रिवर्स होना चाहोगे तो आपको एक स्ट्रेन मिलेगा, इतना तो स्ट्रेन मिलेगा। इसको कहते हैं ओ ओ डैश को परमानेंट सेट, याद रखना। इस ग्राफ में इसे कहते हैं परमानेंट सेट, यानी बॉडी परमानेंट सेट हो गई, बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली गई। स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो नहीं हो रहा है, ग्राफ में इतना स्ट्रेन हमेशा शो होगा। कब?
आफ्टर गेटिंग प्लास्टिक नेचर। और बी पर से ए पर क्या छूट गया था, हुक्स लॉ, और बी पर क्या छूट गया, इलास्टिक नेचर। तो बी को कहते हैं, याद रखना, जो बी है उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। याद रखना, नया नाम है यील्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलास्टिसिटी भी है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन साथ साथ चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम स्ट्रेस हटाते थे तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाता था। इसका मतलब यहां से हम रिवर्स आ सकते हैं। रिवर्स आने का मतलब यूं आएंगे तो स्ट्रेस जीरो होगा तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। अब अगले स्टेप में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली नहीं रहते। जितना स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन में उतना चेंज नहीं आएगा। इट मींस हुक्स लॉ काम करना बंद कर देता है, लेकिन इलास्टिसिटी अभी भी जिंदा है, अभी भी बॉडी के पास है। तो ए के बाद ग्राफ भले ही कर्व हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्टली नहीं है तो कर्व में दिखाएंगे, लेकिन बी से भी हम ग्राफ को रिवर्स कर सकते हैं। आई मीन टू से स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ए पर हुक्स लॉ का साथ छूट गया तो उसे कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, यहीं तक प्रोपोर्शन का रिलेशन चला। बी पे हमसे इलास्टिसिटी का साथ छूटने वाला है तो बी को इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट का वो पॉइंट होता है जिसके बाद बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली जाती है। और बी पॉइंट के बाद अगर कहीं से हम ग्राफ को रिवर्स करना चाहेंगे कि स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन भी जीरो हो जाए, नॉट पॉसिबल। आप जब स्ट्रेस को जीरो करोगे, जब स्ट्रेन के लाइन पे पहुंच जाओगे तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। जब इस लाइन को टच कर जाएंगे स्ट्रेस को जीरो कर देंगे, बट स्ट्रेन आपको मिलेगा, क्योंकि बॉडी अब प्लास्टिक नेचर में है। तो ग्राफ में जो स्ट्रेन दिखाई देगा, स्ट्रेस जीरो करने पे जो थोड़ा सा स्ट्रेन दिखाई देगा, उसे हम परमानेंट सेट कहते हैं कि बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो गई। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अब सिंपल है। अब क्या होता है, अब हम स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं, अब तो बॉडी प्लास्टिक नेचर में है, अब तो डिफॉर्म होती जाएगी। जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें प्राण है, जब तक उसमें है हिम्मत, वो डिफॉर्म होती रहेगी, शेप बिगड़ता रहेगा। क्योंकि अब तो ना तो हुक्स लॉ है ना इलास्टिक है, अब तो बिगाड़ना है, जितना बिगाड़ो, जितना शेप बिगाड़ना बिगाड़ो, जब तक उसमें हिम्मत है वो बढ़ बिगड़ता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा। और जब स्ट्रेस एकदम मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम, देख रहे हो डी कहाँ है, एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, तो फिर तो भैया क्या होगा, डिफॉर्म होते 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 भाई कभी ना कभी तो टूटेगा। लास्ट में बॉडी टूट जाती है। तो उसको मैं ग्राफ यूं झुका दूंगा और ई को कहूंगा फ्रैक्चर। ई को कहते हैं ग्राफ में फ्रैक्चर। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन। पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को 4 पॉइंट में याद रखो। कैसे, स्टार्टिंग में हुक्स लॉ भी फॉलो होता है और इलास्टिसिटी भी रहती है। यस, दोनों चीज तो हमने स्ट्रेट लाइन से दिखाया है। फिर हुक्स लॉ खत्म, ग्राफ कर्व में आ गया, लेकिन इलास्टिसिटी अभी भी है, यानी अभी भी स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो हो रहा है। ये है इलास्टिसिटी की पहचान। इलास्टिसिटी, इलास्टिक, यानी ग्राफ को हम बी से भी रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब स्ट्रेस जीरो करे तो स्ट्रेन जीरो हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अब बॉडी वापस आना भी छोड़ देती है, मतलब डिफॉर्म हो जाती है परमानेंट। अब प्लास्टिक नेचर में बॉडी चली गई। इलास्टिक नेचर अब तक था, अब नहीं है, इस यहां तक था। अब यहां से बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली गई तो बी पर इलास्टिसिटी खत्म, इलास्टिक नेचर खत्म, तो बी को हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद बॉडी प्लास्टिक नेचर में चली जाती है। इस बात को याद रखना। और बी के बाद हम किसी भी पॉइंट से सी डी कहीं पर से एक पॉइंट लेके सोचेंगे रिवर्स करते हैं, सोचेंगे कि स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो हो जाए, नहीं पॉसिबल है। आप स्ट्रेस को जीरो करोगे भी पर स्ट्रेन आपको मिलेगा। ये इतना दूर हमेशा परमानेंट स्ट्रेन रहेगा बॉडी के पास, इसे परमानेंट सेट कहते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, अब स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, एक मैक्सिमम स्ट्रेस बढ़ते 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 जब मैक्सिमम स्ट्रेस लग जाएगा तो बॉडी टूट जाएगी, बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, अब परमानेंट टूट जाएगी। तो हम यूं दिखा देंगे, ये फ्रैक्चर पॉइंट। ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इलास्टिक नेचर स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन जीरो, प्लास्टिक नेचर स्ट्रेस जीरो बट स्ट्रेन नॉट जीरो, स्ट्रेन रह जाए। याद रखना इस बात को बेटा। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट O2A, दूसरा पॉइंट O2B, तीसरा पॉइंट B के बाद, चौथा पॉइंट टूटने वाला।
फिनिश। देख लो आप। अब यहां पर थोड़े थोड़े से कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कर देते हैं, कभी कभी काम आ जाता है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है, आपसे कोई पूछ दे कि भाई वाटर इज मोर इलास्टिक देन, वाटर ज्यादा इलास्टिक देन, बोलोगे कैसे? बोले हाँ बिल्कुल, वाटर ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि वाटर के पास, वाटर जो है बेटा, वाटर हैज लार्ज इलास्टिक रेंज। आपने देखा होगा वाटर का इलास्टिक रेंज बहुत लार्ज होता है। आपने देखा नहीं है वाटर जो है, पानी को आप 10-10 किलोमीटर, वाटर जा रही है, बीच में बह रही है, वाटर का फ्लो चल रहा है, पानी बह रही है, नदी है, सागर है, समुद्र है, जो भी है, बीच में ना आप वाटर एक ना डैम बना दो बड़ी सी, और वाटर को अलग कर दो, उधर का पानी उधर, उधर का पानी 10-10 किलोमीटर अलग कर दो, सेपरेट कर दो, फिर बीच की पार्टीशन हटा दो, फिर वाटर आके मिल जाता है। इनको ऐसा रबर है, इसको आप 10 किलोमीटर खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते। तो वाटर को मैक्सिमम किलोमीटर तक अलग कर दो किसी भी तरह, उसके बाद जिस फोर्स से अलग कर रहे हो हटा दो, फिर पानी आपस में मिल जाता है। तो वाटर का इलास्टिक रेंज रबर से बहुत ज्यादा है। वापस आना ही तो होता है इलास्टिसिटी, तो वाटर भी वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे। फिर वाटर का इलास्टिक लिमिट बहुत लंबा है, इसलिए कहते हैं कि वाटर इज मोर इलास्टिक देन रबर। सेकेंड पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनना, कि जितने भी इलास्टिक, जितने भी बॉडीज होते हैं जिसके पास इलास्टिसिटी होती, याद रखना, बॉडी elasticity should will work properly। देखो ये ध्यान से सुनना, will work properly within elastic limit, within elastic limit। ये भी एक इंपॉर्टेंट, जितने भी बॉडीज इलास्टिक होते हैं, जिनके पास इलास्टिक नेचर होता है, वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो या तो बॉडी टूट जाएगी, या प्लास्टिक नेचर है तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब कुछ प्रॉपर काम करना बंद कर देगी। जैसे मशीनरी पार्ट्स, उसमें ज्यादा स्ट्रेस लगा दोगे, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर स्ट्रेस पड़ जाएगा, तो स्ट्रेन अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया तो या तो वो पार्ट टूट जाएगा या वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो बेकार हो जाएगा। कोई भी चीज जो इसके पास इलास्टिसिटी होती है उस पर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगाना चाहिए, उससे ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, आपने देखा होगा कि जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स, ब्रिजेस, ब्रिज पुल के जो पिलर्स होते हैं वो आई शेप के होते हैं, टी शेप के होते हैं। बहुत सारे लोग आई भी बोलते हैं, मैं टी भी बोलता हूँ, चलता ऊपर ना, बस ऊपर का जो जिसके ऊपर लोड रखाता है ना, जैसे टी शेप, इसके ऊपर लोड रखाता है, ये लोड जिसके ऊपर रखाता है ये टी शेप में होता है। इससे क्या फायदा हुआ कि जब ये टी शेप में होगा तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो ज्यादा होगा। जब टी शेप में बनाओगे तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली, और मैक्सिमम होगा तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऑब्वियसली फोर्स अपॉन एरिया। तो जब ये मैक्सिमम होगा बेटा तो स्ट्रेस भी क्या होगा? मिनिमम। तो मिनिमम, तो क्यों ऐसा बनाया जाता है? ताकि स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जा सके, उसके ऊपर लगने वाला स्ट्रेस मिनिमाइज हो सके। इसलिए हम उसको क्या बनाते हैं? टी आई शेप में बनाते हैं, ताकि सरफेस जिसके ऊपर लोड रखा रहा है उसका एरिया बढ़ सके और स्ट्रेस उस पर मिनिमम जा सके, ब्रेक होने के, टूटने के चांस। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल थे जो आपको याद रखने हैं। काफी कुछ करा दिया मैंने आज बेटा, आप इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और सबसे बड़ी बात, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, शेयर भी करना है, जो जो आता है सब कर देना, लेकिन सबसे जरूरी चीज पढ़ाई जरूर करना।
ये मेन इंपॉर्टेंट था। सॉलिड फिनिश कर दिया मैंने। अब मैं अगले वीडियोस में आऊंगा तो एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक बेटा टेक केयर, बाय।